तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस चैनल पे। हम जो त्रिशूल सीरीज कर रहे थे उसमें हमने काफी पीवाईक्यूज की वीडियो की है। ठीक है, उन वीडियोस को आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके आपके नोट्स बना लिए होंगे। बाकी आपके लिए सारी पीडीएफ अपलोड कर दी गई हैं डॉक्टर अमित एकेडमी यूके पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। जो आज जो हम करने वाले हैं वो 2011 का जो पेपर है वो करने वाले हैं, 2011 का जीएस का पेपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी एनोटेटेड पीडीएफ है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिट की गई है, ये जो एनोटेटेड पीडीएफ है ये आपकी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपना रिवीजन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस, और मैं बता दूं इस जो पेपर है इसमें ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आप ज्यादा परेशान ना हो उनको लेके कि भाई बहुत ज्यादा डेप्थ में क्यों नहीं है। तो वो क्वेश्चन फैक्चुअल है, मतलब एक चीज है उसका बस फैक्ट है। ठीक है, और जो क्वेश्चन डेप्थ में है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि ये चीज आप ध्यान रखिए आगे के लिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? तो गुप्ता नहीं, मौर्य जब दे रखे है तो मौर्य इन सभी में सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक है? 325 बीसी से लेके 185 बीसी तक लगभग इसका मौर्यन डायनेस्टी का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, और गिवन में सबसे ओल्डेस्ट मौर्यन ही है। ठीक है, चलिए। Who among the following did not belong to slave dynasty? slave dynasty से कौन बिलोंग नहीं करता था? तो बलबन slave dynasty से बिलोंग करते थे, ठीक बिल्कुल सही। इल्तुतमिश भी slave dynasty से बिलोंग करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो फाउंडर ही थे slave dynasty के। ठीक है, बट जो इब्राहिम लोदी थे, वो इब्राहिम लोदी कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ना कि slave dynasty से। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो फाउंडर ही थे slave dynasty के, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखिए, बस ये इतना ही क्वेश्चन था। Who was the founder of विजयनगर एम्पायर? और ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हो चुका है, हजारों बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आपको हर हाल में इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जो हरिहर एंड बुक्का है वो ही इसके फाउंडर हैं विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, ये हर बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, हरिहरा एंड बुक्का वाला। हरिहरा एंड बुक्का वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। यूके पीसीएस में कम से कम ये 3 से 4 बार आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हरिहर एंड बुक्का वाला ध्यान रखना, किसके फाउंडर है? विजयनगर एम्पायर के, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। वेयर वॉज सम्राट जहांगीर बरीड? सम्राट जहांगीर को कहां बरी किया गया था, कहां दफनाया गया था? तो ध्यान रखना लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में, इसमें ऑप्शन में होगा शायद आगरा, दिल्ली, लाहौर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी लाहौर। तो लाहौर में उन्हें बरी किया गया था जहांगीर को। ठीक है, ड्यूरिंग हुज रेन मुगल पेंटिंग फ्लोरिश्ड? अब किसके रेन में मुगल पेंटिंग फ्लोरिश हुई थी? तो वो भी जहांगीर का टाइम था, जहांगीर का टाइम। ठीक है, जिधर मुगल पेंटिंग फ्लोरिश हुई थी। बस इतना सा है। नेक्स्ट देखो, वो द राइटर ऑफ श्रीमद भगवत गीता रहस्य? श्रीमद भगवत गीता रहस्य जो है उसका जो कौन थे उसके राइटर? वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमद भगवत गीता रहस्य के। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज फेमस फॉर? अब उषा मेहता, जब भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तब आपका उषा मेहता का आपको रोल कब देखने को मिलता है? आपको उषा मेहता का रोल क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 के दौरान देखने को मिलता है, जिधर उन्होंने जो अंडरग्राउंड रेडियो है उसके थ्रू काफी ज्यादा जो विचार हैं वो प्रोपोगेट किए थे। तो अंडरग्राउंड जो सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, उसमें उनका रोल देखने को मिलता है उषा मेहता जी का। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन में? यही आंसर है, ज्वाइनिंग द कांग्रेस रेडियो इन द वेव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया वही। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो। नेक्स्ट देखो, अगेंस्ट विच कॉलोनियल पावर द फ्रीडम स्ट्रगल वुड कंटिन्यू इन इंडिया इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद भी किसके साथ स्ट्रगल चलता रहा? पोर्चुगीज के साथ चलता रहा। ठीक है, पोर्चुगीज उसके बाद भी नहीं गए। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने जो है पोर्चुगीज को इंडिया से भगाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, तो पोर्चुगीज हैं जिनके साथ स्ट्रगल चलता रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन? लूनर एक्लिप्स कब होता है? अब ये आपको देखना, अब मैंने ऊपर आपके लिए इमेज भी ऐड कर रखी है। लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? आपका मून, वो जो अर्थ है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है लूनर एक्लिप्स में। ठीक है, तो और अपनी शेडो मून पे कास्ट करता है। अब जैसे देखो, इसमें देखो ये रहा आपका लूनर एक्लिप्स, इसमें देखो सन और मून है, उसके बीच में कौन आ गया? अर्थ। सन और बीच, ये मून है आपका, ये सन है, इनके बीच में अर्थ आ जाता है, तो इसे आप लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और वहीं सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सोलर एक्लिप्स में आपका जो पहले अर्थ बीच में आया था लूनर एक्लिप्स में, सोलर एक्लिप्स में आपका मून बीच में आ जाता है। किस किस के बीच में? सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में आपका मून आ जाता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? अर्थ आ जाता है बीच में, सन और अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के। ठीक है, तो आप लूनर एक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट। अब पहला ऑप्शन देखो मून। अब आपको मून पता है मून क्या है? इंडिया का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून। इंडिया का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, तो मून प्लेनेट कैसे हो सकता है? अर्थ प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट है, मरकरी प्लेनेट है। बिल्कुल बेसिक 6th क्लास का क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक मैक्सिमम टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन लेने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है? तो सैटर्न को लगता है। ठीक है, सैटर्न को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अर्थ देखो, अर्थ को कम टाइम, जुपिटर, जुपिटर के बाद क्या आता है? जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। ठीक है, तो इन सब में से सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? सैटर्न को। ठीक है, एक राउंड लेने में मून के अराउंड, उसके सन के अराउंड। ठीक है, चलिए आटाकामा डेजर्ट। अब आटाकामा डेजर्ट हम पढ़ते हैं एंडीज माउंटेन के इस साइड है। ठीक है, वेस्टर्न साइड एंडीज माउंटेन के। तो आटाकामा डेजर्ट है, कहाँ पर है? आपका साउथ अमेरिका में। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में है, वेस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन, वेस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट पर कैपिटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट पर कैपिटा लैंड इज मैक्सिमम। पर कैपिटा लैंड मतलब एक इंसान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर कैपिटा लैंड सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है? ठीक है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है पर कैपिटा लैंड मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच डेजर्ट, विच इज द डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड की कौन सा है? सहारा। सहारा बहुत बड़ा डेजर्ट है, जिसे डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट। बाकी सहारा के कंपैरिजन में सारे डेजर्ट छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सैलिनिटी वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कौन सी सी की है? तो डेड सी जो है उसकी सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी है, आपको ध्यान रखना है। डेड सी है द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द मोस्ट कोनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड। कौन से रीजन में ज्यादातर कोनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं? तो टेम्परेट रीजन जो है आपका, उस टेम्परेट रीजन में ज्यादातर आपको कोनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन के अराउंड। ठीक है, ट्रॉपिकल नहीं, कोस्टल नहीं। ठीक है, टेम्परेट रीजन के अराउंड कोनिफेरस फॉरेस्ट मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस अलग अलग कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने लग गए हैं, उसमें क्या इफेक्ट नहीं है? फोकस ऑन कैश क्रॉप, इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटी, कट इन फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज का ज्यादा रोल नहीं है, इन तीनों चीजों का रोल है। फोकस ऑन कैश क्रॉप्स, इनकम इक्वालिटी को इंप्रूव करना और फाइनेंशियल सपोर्ट को कट करना। ठीक है, चलिए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? हम 11th की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ किस चीज के मेजर के लिए काम आता है? अर्थक्वेक के मेजर के लिए काम आता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको। चलिए, इन विच स्टेट नीलगिरी माउंटेन रेंज लोकेटेड। नीलगिरी माउंटेन रेंज कहाँ लोकेटेड है? तो नीलगिरी माउंटेन रेंज आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी अपन देखते हैं, जब गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बस इतना ही आंसर है इसका, पद्मा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आपको गंगा रिवर सिस्टम रिवाइज नहीं है, आप मतलब जैसे तो पद्मा पे क्वेश्चन आ गया, बट आपको गंगा रिवर सिस्टम एक थीम मिल गई, कोई गंगा रिवर सिस्टम से बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे करूंगा? मुझे रिवाइज है नहीं। तो अगर आपको रिवाइज नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हैं उसे, जो भी आपके बेसिक नोट्स हैं उधर से। ठीक है, पूरे गंगा रिवर सिस्टम को अलग अलग ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हम सारे देख ही रहे हैं। विच प्लेस इन पंजाब इज फेमस फॉर द होजरी इंडस्ट्री। होजरी इंडस्ट्री के लिए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं, कौन फेमस है? तो लुधियाना फेमस है। लुधियाना को तो मैनचेस्टर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? लुधियाना। कौन सा फेमस है? लुधियाना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो इंडिया हैज 18.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये गलत है। इस 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है इंडिया की 2011 के सेंसस के हिसाब से। जो सेंसस अपडेट होगा उसके हिसाब से डाटा चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, बट अभी तक हम 2011 के सेंसस को ही मान रहे हैं। तो 2025 में भी कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें भी अगर सेंसस का क्वेश्चन आता है 2011 सेंसस का, तो भी आप 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये आंसर लगाएंगे। ठीक है, इंडिया 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये सारी चीजें ठीक है, ये ध्यान रखना। 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितने? 121 करोड़। देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 18.1 करोड़ पॉपुलेशन इन द डेकेड 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द स्मॉलेस्ट एरिया। कौन से स्टेट का स्मॉलेस्ट एरिया है वो गिवन स्टेट में से? अब देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि उत्तराखंड है जो उसका स्मॉलेस्ट एरिया है इन सब ऑप्शंस में से। ये तो बस आपने क्वेश्चन देखा और लगाया, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन। ठीक है,
बिकॉज ये लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम है तो इसमें क्वेश्चन आसान ही है, और वो भी 2011 का है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको चिंता मत करिए। फैक्चुअल मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वैसे क्वेश्चन जो है, जैसे ये देखो, when was integrated rural development program started? integrated rural development program कब स्टार्ट हुआ था? तो 1980 1980 में स्टार्ट हुआ था integrated rural development program, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which of the following Indian bank is not a nationalized bank? कौन सा बैंक नेशनलाइज नहीं है? तो बोलने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, प्राइवेट बैंक कौन सा है इनमें से, ठीक है। नेशनलाइज बैंक नहीं है, कौन सा? आईसीआईसी बैंक है, आपको पता है नेशनलाइज नहीं है, वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीआईसीआई बैंक का? मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है, और प्राइवेट बैंक है, बस ध्यान रखना, हेडक्वार्टर मुंबई। चलिए, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है। अब हाइग्रोमीटर आप ध्यान रखना, अगर आपको याद ना रहे तो इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, तो हाइग्रो से आप ह्यूमिडिटी को याद रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है क्या? आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, तो आपको बताइए ह्यूमिडिटी को वही कहते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर द कुकिंग इज फास्ट बिकॉज, ठीक है। तो कुकिंग फास्ट क्यों होती है? तो आपको ये चीज एक ध्यान रहनी चाहिए कि जो प्रेशर है ना, वो आपका टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, ठीक है, प्रेशर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर से। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वही कह रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ आई इन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म होती है? तो आपके रेटिना में फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब आपने आई पढ़ा होगा, आई का चैप्टर बेसिक साइंसेज में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो रेटिना होता है वहां पर जो है आपकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। लाइट कन्वर्ट होती है रेटिना में इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस में, ठीक है। लाइट कन्वर्टेड बाय रेटिना, लाइट को रेटिना किस में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। What are the primary colors used in TV to produce different colors in its screen? कौन से प्राइमरी कलर यूज होते हैं टीवी में डिफरेंट कलर स्क्रीन के प्रोड्यूस करने के लिए? तो आरजीबी आपने सुना होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी लाइट भी हम लेके आते हैं जब दिवाली वगैरह होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, तो नॉर्मल हम कहते हैं आरजीबी लाइट लाओ, आरजीबी लाइट लाओ। या फिर आजकल कंप्यूटर्स वगैरह में भी चल गई है, तो उसमें भी फेमस है आरजीबी लाइट। तो आरजीबी लाइट ही जो है वो प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि टीवी में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। अब डेसिबल यूनिट आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, साउंड के लिए यूनिट यूज की जाती है डेसिबल। डेसिबल किसके यूज की जाती है? साउंड के लिए, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, डेसिबल साउंड के लिए, आपको पता ही होगा। बस आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं, 2x पे वीडियो देखो, फटाफट रिवीजन करो, आपका ही फायदा होगा उसमें, ठीक है। तो आप यू कैन सी वॉच वीडियो ऑन 2x ऑल्सो, ताकि आपके छोटे छोटे जो छोटे एग्जाम है, जैसे ये लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम है जो कि आपका 2011 में हुआ था, तो इनको तो आप फटाफट निपटा दो, या फिर आप डायरेक्ट पीडीएफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। केरोसिन ऑयल वाटर पे फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि भाई केरोसिन की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से। केरोसिन की डेंसिटी लगभग 850 के आसपास होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 के आसपास होती है। इस वजह से केरोसिन की डेंसिटी कम है, तो केरोसिन वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। और कई बार हम देखते हैं लकड़ी भी वाटर पे फ्लोट करती है, इसी वजह से कि लकड़ी की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। तो इट्स डेंसिटी इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ केरोसिन 810 810 मीटर क्यूब पर केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। अब वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल इन शेप क्यों होती हैं? तो जब सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से होती है। इसका एक एग्जांपल क्या देता हूं मैं, जब भी कोई लेडीज हैं या फिर कोई हैं, उनके बाल गीले होते हैं, तो बालों में जो उनके बाल हैं वो चिपक जाते हैं आपस में। वो भी किसकी वजह से चिपकते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। फिर हेयर ड्रायर मारते हैं तब वो बाल अलग अलग होते हैं, तो सरफेस टेंशन चिपका देता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका शेप इस वजह से ऐसा क्यों होता है? वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। चलिए, स्फेरिकल क्यों होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कंटेन इन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी कंटेन होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड एनर्जी में, ठीक है, विंड एनर्जी में। तो दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से? जैसे आप कोई हिल पे खड़े हैं, जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसमें जो वाटर आपने डैम से रोक रखा है, वो वाटर नहीं, वो एक तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी रोक रखी है, जो कि जब नीचे आई तो काफी ज्यादा जो है मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, टरबाइन को मूव करके, टरबाइन को घुमा के। और जो विंड में है उसमें मेनली कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड लेजर, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा आपको। लेजर किसने डिस्कवर करी? तो थियोडोर मेहमान ने, ठीक है, थियोडोर मेहमान ने, ठीक है। अब लेजर के फॉर्म क्या होते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ध्यान रखना है लेजर की फुल फॉर्म। बाकी वैसे पूछेगा नहीं लेजर की फुल फॉर्म, बट फिर भी लाइट एमिशन बाय स्टिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलिए 1960 में हुआ था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वॉशन मशीन, वॉशन मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। तो जब मशीन घूमती है तो हम देखते हैं, जब हम वॉश करते हैं क्लोथ्स को, तो जिसमें पानी डालते हैं और जिसमें सर्फ डालते हैं उसको जब करते हैं तो भी जो कपड़े हैं उनको बाहर की तरफ फेंकते हैं। अब जब हम ड्रायर चलाते हैं, ड्रायर, क्योंकि जो कपड़े धुल गए उसके बाद ड्रायर चलाते हैं, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारे पूरे कपड़े जो स्पिनर है उसमें सूख गए तो चारों तरफ बन जाते हैं, मतलब जो आपका होता है ना पूरा टब जो वॉशिंग मशीन में होता है उसके चारों तरफ हो जाते हैं। वो किस वजह से? बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, ठीक है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब जैसे देखो किस किस के लिए क्या यूज होता है? सिस्मोग्राफ हमने पहले भी देखा था, अर्थक्वेक के लिए यूज होता है। एनेमोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? विंड स्पीड के लिए यूज होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर अभी हमने देखा था, इसी पेपर में ही हमने देखे थे, ठीक है, दोनों। सिस्मोग्राफ भी देखा था अर्थक्वेक के लिए, एंड हाइग्रोमीटर भी किसके लिए? ह्यूमिडिटी के लिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए, प्रेजेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। बैरो, ये जो बैरोग्राफ है ये आपको पता है प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए आपका बैरोग्राफ यूज होता है। तो बस आपको मैच करने हैं, तो क्या क्या मैच हो जाएगा देखिए। ए का मैच एनेमोमीटर का मैच हो जाएगा आपका विंड वेलोसिटी से, ठीक है, बिकॉज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, तो स्पीड और डायरेक्शन जब जब स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसके आप क्या कह देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ जिसके पास है उसके आप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एनोमीटर विंड स्पीड डायरेक्शन, ठीक है। तो ए का एनोमीटर का क्या हो गया? थर्ड हो गया। बी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसके लिए? आपका अर्थक्वेक के लिए, तो अर्थक्वेक के लिए हो गया ऑप्शन नंबर 1। हाइग्रोमीटर सी, सी किसके लिए? ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी सी का हो गया ऑप्शन नंबर 4। एंड डी बैरोग्राफ, बैरोग्राफ आपका किस चीज के लिए है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो गया 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मून्स ऑफ जुपिटर, जुपिटर के मून्स किसने डिस्कवर किए थे? तो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे, गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे मून्स ऑफ जुपिटर। तो बस ध्यान रखना कि गैलीलियो आंसर है इसका। नेक्स्ट, स्टार्स विद हायर डेंसिटी आर कॉल्ड, हायर डेंसिटी के जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। हायर डेंसिटी के जो स्टार होते हैं वो किससे आते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है ना, उधर से जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो आपके निकलते हैं उस टाइप से। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी के, ठीक है, हाई डेंसिटी रिजल्ट ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ मैसिव स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, what is the reaction by which CO2 is produced in the fire extinguisher, फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 प्रोड्यूस होती है, उसका क्या होता है? किस किस के बीच में रिएक्शन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, NaHCO3 और डाइल्यूट H2SO4, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 क्या होगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का कहते हैं H2SO4, ठीक है। तो Na2HCO3 प्लस H2SO4 रिएक्ट करके क्या बना देगा? Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो यही मेन क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर, ये आपको पता है ये कुकिंग गैस कौन सी फॉर्म में सप्लाइड होती है? एलपीजी में, ठीक है, एलपीजी में, जिसको आप कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी कौन सी फॉर्म में? लिक्विफाइड फॉर्म में, लिक्विफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का? ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। बस अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी, हाईएस्ट विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू मूव, मतलब जैसे आपका वाटर है, वाटर बहुत जल्दी सरफेस पे फिसल जाएगा, बट जब आप मिल्क लोगे तो वाटर से कम
स्पीड से फिसलेगा। उसके अलावा जब आप हनी ले लोगे, शहद ले लोगे या फिर कोई और डेंसर प्रोडक्ट ले लोगे तो और धीरे धीरे उसकी मतलब और ज्यादा विस्कोसिटी होगी, बहुत रजिस्ट करेगा, रजिस्ट इन मूविंग, रजिस्टेंस आएगा और ज्यादा मूव करने में। ठीक है, तो क्या क्या, अल्कोहल नहीं, वाटर नहीं, हनी। हाँ, हनी जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है गिवन ऑप्शन में। ठीक है, हनी की हाईएस्ट विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी सॉरी, हाईएस्ट विस्कोसिटी है हनी की कंपैरिजन में गैसोलीन, वाटर और अल्कोहल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखो, विच फ्यूल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया। अब न्यूक्लियर, इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा जब फ्यूल यूज होता है तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 होता है जो कि मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है, वही इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है। और क्या नाम है, इसकी अवेलेबिलिटी मतलब बाकी कंट्री में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, तो इस वजह से जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है यूरेनियम का वो यूरेनियम 238 है, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिल्कवॉर्म इज ग्रोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स पे ग्रो होते हैं, लग आपके मलबेरी प्लांट्स पे। ठीक है, मलबेरी प्लांट पे सिल्कवॉर्म ग्रो होते हैं, मलबेरी प्लांट्स पे। ठीक है, मलबेरी, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, मलबेरी प्लांट्स पे क्या होते हैं आपके, सिल्कवॉर्म ग्रो होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ब्लड बट दे ब्रेथ। ठीक है, तो हाइड्रा, जो हाइड्रा है वो एक तरीके से जेनस है स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो इनमें ये ब्रेथ, इनमें ब्लड नहीं होता फिर भी ये ब्रेथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड नहीं होता हाइड्रा में फिर भी दे कैन ब्रीथ। हाइड्रा इज जेनस ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो रेड ब्लड सेल कहां फॉर्म होते हैं, तो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि बोन मैरो एक पर्सन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है बोन मैरो में, बिकॉज वहां पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये वन लाइनर है, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जो द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा नहीं होता, एड्स नहीं होता। ठीक है, एड्स बिकॉज एड्स किस वजह से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होता है। जब लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं करते तो उस वजह से एड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता। बाकी ये तीनों के तीनों, कोलेरा, वूपिंग काउ, कफ, ये सारे के सारे जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, डायरिया भी। विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो जिन लोगों ने बायो पहले पढ़ी हो कभी भी उन्हें पता होगा कि मेंडल, मेंडल जो हैं, जी जे मेंडल, उन्हें ही माना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जी जे मेंडल। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज किया जाता है, तो नीम को नहीं, यूरिया को नहीं, पोटेशियम को नहीं, एजोला, एजोला को यूज किया जा सकता है बायो फर्टिलाइजर के तौर पर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर एजोला को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वट इज बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल क्या है, बीटी ब्रिंजल आपको पता है जीएम क्रॉप है। ठीक है, जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल क्या है। और जैसे हमने सुना था बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन है आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जैसे पिंक बोलवर्म है, उसकी वजह से उनकी यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो ये भी ज्यादा न्यूज में चलता रहता है, पिंक बोलवर्म, बोलवर्म या फिर बोलगार्ड टेक्नोलॉजी। बोलगार्ड टेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलगार्ड टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होती है, बीटी कॉटन के लिए। उसके अलावा पिंक बोलवर्म भी किससे रिलेटेड है, बीटी कॉटन से। तो ध्यान रखना है, बीटी आ जाए जिसे आगे वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था, तो पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, फ्लेमिंग के द्वारा क्या डिस्कवर की गई थी, पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको पता है, हाइड्रोमीटर यूज होगा नहीं, मल्टीमीटर बिल्कुल यूज नहीं होगा, सेलेनोमीटर नहीं, पायरोगैमोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, पाइगैमोमैनोमीटर। ठीक है, अब देखो ये मॉडर्न वाला क्वेश्चन है। मॉडर्न वाला क्वेश्चन वापस से रिपीटेड है, क्या टेलीफोन लाइंस एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स इसमें यूज होता है। कंप्यूटर में जब हम मॉडर्न लगाते थे, मॉडर्न लगाते थे। ठीक है, तो वो जैसे मॉडर्न कैसे, जैसे अभी तो वाईफाई आ गया, पहले अपन डोंगल लेके आते थे, एक छोटा डोंगल, उसमें सिम डालते थे, उस पूरे उसको मतलब जो एक आप समझे पेन ड्राइव टाइप का होता था, उसमें सिम डालते थे और उसको कंप्यूटर में लगाते थे, उससे इंटरनेट चलता था, तो वो था मॉडम, उसे मॉडम कहते थे हम। तो कंप्यूटर और टीवी डिवाइसेस में भी यूज होता था वो। तो ध्यान रखना, टेलीफोन लाइंस में भी और कंप्यूटर डिवाइसेस में भी। ठीक है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में।
सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमें पता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं की जरूरत नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। www क्या है? ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है जो मल्टीपल वेब पेजेस की जो कनेक्ट करता है और मल्टीपल वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस, बस वर्ल्ड वाइड वेब उसे ही कहते हैं। कंप्यूटर वायरसेस आर, कैसे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर वायरसेस? क्या हमारे कंप्यूटर के लिए बेनिफिशियल होते हैं? कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं? नहीं, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं वायरसेस, ठीक है। वायरसेस आर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो आपको पता है सीआरटी, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, ये सब हार्डवेयर है, बट जब असेंबलर है वो आपका हार्डवेयर नहीं है। वो असेंबलर मतलब कोड वगैरह असेंबल करने के लिए, या फिर आप कुछ कमांड दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो आपका हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखो, परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर इज नोन एज, अभी अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही लास्ट पेपर में जो है वो किया था क्या कि रीड ओनली मेमोरी, ROM जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। बट जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपकी परमानेंट मेमोरी नहीं होती, टेम्परेरी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी वोलेटाइल होती है नेचर में, ठीक है। वेट अ सेकंड, चलिए नेक्स्ट, वेयर वॉज MS DOS रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम? MS DOS कहाँ वो कब रिलीज हुआ था पहले पहले बार? तो 1981 में रिलीज हुआ था पहली बार MS DOS, ठीक है, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कौन सा? पहले आपसे पूछा था कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, तो असेंबलर आपका सॉफ्टवेयर। इसी तरह कंपाइलर जो है, जैसे देखो ट्रांजिस्टर ये आपका हार्डवेयर है, इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर है, ओबियसली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स जो लगती हैं, डाटा एंटरिंग डिवाइस ये भी आपका हार्डवेयर है। बट जो कंपाइलर है वो कोड्स और कमांड्स को कंपाइल करने के लिए यूज होता है कंपाइलर, ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोड कंपाइलर जैसे होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ डाटा ट्रैकिंग इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में डाटा ट्रैकिंग के लिए क्या यूज होता है? एड्रेस यूज होता है डाटा ट्रैकिंग के लिए। क्या यूज होता है? एड्रेस, बस इतना सा आंसर है, एड्रेस, ठीक है। ना ही एक्यूमुलेटर, ना ही लोकेशन, ना ही रैम। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच क्या नहीं है वो आपको बताना है। अब जैसे देखो, Y2K एक कंप्यूटर, ठीक है। अर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये ऑप्शन ढंग से फ्रेम नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, एडोब हार्डवेयर, एडोब एडोब क्या है? एडोब जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं, एडिटिंग टाइप्स करते हैं, फोटोशॉप एडोब का ही है, तो वो क्या है? एडोब कोई हार्डवेयर है? नहीं, एडोब सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो एडोब के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के बोलिए, जिसमें फोटोशॉप आ जाता है, प्रीमियर प्रो आ जाता है, एडोब इलस्ट्रेटर आ जाता है, ठीक है, एडोब एक्रोबैट आ जाता है, तो सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। तो ये गलत मैच्ड है, ठीक है, तो रॉन्ग है ये, बाकी तीनों सही। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है? अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है हमारा 11 जुलाई को, ठीक है, बस ये फैक्ट ध्यान रखना है, 11 जुलाई को आता है। अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका, तो ध्यान रखना 11 जुलाई को आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। और एस्टेब्लिश क्या होता है? एस्टेब्लिश बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसकी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब आपको पता ही है, विश्वनाथन आनंद फाइव टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, किसमें कौन से स्पोर्ट में थे वो? इंडोर स्पोर्ट कौन सा था? चेस, ठीक है, चेस। तो चेस में थे, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद चेस के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल कौन है वर्ल्ड चैंपियन? मुकेश बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन, बट उसके साथ साथ अभी भी किसे वर्ल्ड चैंपियन माना जा रहा है? मतलब मैग्नस कैल्सन, ठीक है, मैग्नस कैल्सन जो है वो काफी ज्यादा अभी फिलहाल वर्ल्ड में बहुत सारे जो रिसेंट में जो चैलेंजेस हैं उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस में मैग्नस कैल्सन जीत चुके हैं। तो गुकेश है इंडिया से, ठीक है, बट मैग्नस कैंसल भी बहुत फेमस है। बट विश्वनाथन आनंद तो सबका पीक पे थे, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है, फॉर्मर 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड? अब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ लोकेटेड है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूके पीसीएस में भी पूछा गया है, यूके आरओ में पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ लोकेटेड है? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ लोकेटेड है? उत्तरकाशी में। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द ब्रिटिश राइटर ऑफ हिमालयन गैजेटर? हिमालयन गैजेटर के ब्रिटिश राइटर जो है वो कौन थे? वो थे ईटी एट्किंसन, ठीक है, ईटी एट्किंसन। मतलब ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन अलग दे रखे हैं, बट आंसर क्या है? ईटी एटकिंसन, ठीक है, ईटी एटकिंसन। नेक्स्ट, क्लिंकर थ्योरी इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? क्लिंकर थ्योरी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो वो एजिंग से रिलेटेड है, एजिंग से, उम्र बढ़ती है, एजिंग, ठीक है, उससे क्या रिलेटेड है? क्लिंकर थ्योरी, क्लिंकर थ्योरी, ठीक है, एजिंग से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना, क्लिंकर एजिंग, क्लिंकर एजिंग। नेक्स्ट, द नेचुरल फिनोमिना ऑफ विंटर लाइन इज एविडेंट इन विच सिटी? विंटर लाइन
तब जो अचानक से आप समझिए कि नीचे की तरफ, जैसे उससे नीचे जो सिटीज हैं उधर इतनी ज्यादा विंटर नहीं है, बट मसूरी जो है वो ऐसी सिटी है इधर आते ही आपको अलग से विंटर लाइन दिखने लग जाती है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना विंटर लाइन का कहाँ देखने को मिलता है? मसूरी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? तो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे आगे से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया है, जो कि आता है 5 जून को। 5 जून को, 5 जून को आपको ध्यान रखना है, 5 जून को आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट, हु हैज रिटन डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये बुक आपको पता होगी, आपने सुना भी होगा बहुत बार। जवाहरलाल नेहरू जी जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, किन्होंने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बस, तो जहां जवाहरलाल नेहरू लिखे वहां आपको आंसर मार देना है। और कब लिखी गई थी? 1942 से 1945 के टाइम पीरियड के बीच के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has written the book Geographical Factors in Indian History? Geographical Factors in Indian History, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? के.एम. पानीकर ने। के.एम. पानीकर ने। ठीक है, बस फैक्चुअल क्वेश्चन है। बुक का नाम है, ऑथर है, बुक का नाम है, ऑथर है, इसमें आपको ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं। ज्योग्राफिकल फैक्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी है? के.एम. पानीकर। इंडियन स्टेटमेंट और डिप्लोमेट थे ये। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वीडियो भी छोटी होगी और क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं। रीजन क्या है? ये एक तो छोटा पेपर है लोअर सबऑर्डिनेट का, और वो भी 2011 का पेपर है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ वाले या फिर दिमाग लगाने वाले ऐसे क्वेश्चन है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये वाला, देखिए बेसिक क्वेश्चन, ये 6th क्लास में आता है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। ये आपको पता है, ट्राई कलर अपना इंडियन फ्लैग है, उसमें 24 स्पोक्स है। ठीक है, बस इतना ही। अब इसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया जाए? तो इस वजह से आप मानिए कि वन लाइनर है और उसी तरह से इसे परसीव करिए। श्रीदेव सुमन फोर्ट अगेंस्ट होम? ठीक है, श्रीदेव सुमन कौन थे? श्रीदेव सुमन एक सोशल वर्कर थे। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, हेरिडिटरी रूल ऑफ तेहरी स्टेट जो हो रहा था, और डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था इसी के बेसिस पे, तो उसके खिलाफ जो लड़े थे वो कौन थे? श्रीदेव सुमन थे, जो हेरिडिटरी रूल था तेहरी स्टेट का, उसकी वजह से लड़े थे। ठीक है, हेरिडिटरी रूल ऑफ तेहरी स्टेट। नेक्स्ट, वेयर इज वशिष्ठ केव लोकेटेड? वशिष्ठ केव कहाँ लोकेटेड है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ था? आप मुझे ये बता दो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था आपका उत्तरकाशी में, उधर ही आपकी केव लोकेटेड है। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में ही केव लोकेटेड है आपकी वशिष्ठ केव, उत्तरकाशी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, फेमस सन टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस? जो फेमस सन टेम्पल है, सन टेम्पल एक उत्तराखंड में भी है, जो उत्तराखंड का सन टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है? अल्मोड़ा में लोकेटेड है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? कतरमाल के द्वारा। ठीक है, कतरमाल के द्वारा बनाया गया था सन टेम्पल, और अल्मोड़ा में लोकेटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, अल्मोड़ा का जो सन टेम्पल है कहाँ लोकेटेड है? सॉरी, उत्तराखंड का जो सन टेम्पल है कहाँ लोकेटेड है? अल्मोड़ा में, और कतरमाल के द्वारा बनाया गया था। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं वापस इधर लिख देता हूँ, रिपीटेड कई बार आ चुका है क्वेश्चन भी। ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। वेयर वॉज प्रजामंडल कॉन्स्टिट्यूटेड इन उत्तराखंड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट्स? प्रजामंडल कहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान? तो तेहरी स्टेट में, तेहरी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रजामंडल। ठीक है, तेहरी स्टेट में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इज फ्लोइंग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन? नॉर्थ की तरफ कौन सी ट्रिब्यूटरी चलती है गंगा की? ठीक है, तो गंगा की नॉर्थवर्ड ट्रिब्यूटरी में सबसे फेमस जो ट्रिब्यूटरी है वो सोन है। अब देखिए, कोसी, कोसी नीचे की तरफ आती है, कहां से? ऊपर से, नेपाल की साइड से, और इसे क्या कहा जाता है? सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, बिकॉज ये कब अपना रूट चेंज कर ले किसी को नहीं पता। तो सोर ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, घघरा नदी भी ऊपर की तरफ से आती है उत्तर प्रदेश की साइड से। ठीक है, गंडक नदी भी ऊपर की तरफ से आती है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपको लगाना था वेस्ट टू ईस्ट, तो उसकी ट्रिक भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या थी? गोमती का घाघरा गंदा किसने किया? ठीक है, गोमती का घाघरा गंदा किसने किया? तो सबसे पहले जो आपकी कह सकते हैं वेस्ट साइड में होगी, सबसे वेस्ट साइड में कौन सी ट्रिब्यूटरी? गोमती, फिर घग्गर, फिर गंडक, फिर किसने? मतलब कोसी नदी है, ये कोसी नदी। ठीक है, तो ये सारी जो है वो साउथ फ्लोइंग है, नीचे आती हैं, बट जो ऊपर की तरफ जाती है वो खाली सोन नदी जाती है, सोन नदी जो कि आपके ऊपर की तरफ जाती है। और कहां से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक, अमरकंटक हिल से। ठीक है, अमरकंटक हिल से निकलती है सोन नदी, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलेंगे आगे, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर कोड्स।
द लोअर हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड इज डेंसली पॉपुलेटेड, बिल्कुल सही बात है। जो लोअर हिमालयन रीजन है ना, जहाँ हिल्स कम है, लोअर हिमालयन रीजन है, ठीक है, जो प्लेन्स की साइड आता है उत्तराखंड का, वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बिकॉज वहाँ पे घर बनाना और बाकी एक्टिविटीज करना, फार्मिंग वगैरह करना आसान है हिली एरियाज के कंपैरिजन में। तो डेंसली पॉपुलेटेड है आपका जो लोअर उत्तराखंड का एरिया है, प्लेन्स की साइड, ठीक है। आउटर हिमालय शिवालिक इज मेनली फॉरेस्ट कवर्ड, बिल्कुल आउटर हिमालय जो शिवालिक है वो ज्यादातर फॉरेस्ट कवर्ड है, ठीक है, ज्यादातर फॉरेस्ट कवर्ड है। भाबर रीजन कंटेन्स थिक डिपॉजिट ऑफ सोइल, नहीं, नैरो बेड ग्रेवल टाइप्स हैं वो भाबर रीजन में होते हैं, ना कि थिक डिपॉजिट ऑफ सोइल पाए जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड का? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा चुका पेपर्स में। गंगोत्री नेशनल पार्क है, वो है आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क एरिया के तौर पे, ठीक है, उत्तराखंड का। नेक्स्ट देखो, विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कौन सी, जो आपका वैली ऑफ फ्लोवर जो है ना नेशनल पार्क, वो वैली ऑफ फ्लोवर वो है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो फ्लोवर वैली मतलब वैली ऑफ फ्लोवर्स भी कह सकते हैं आप। फ्लोवर वैली कहाँ पर है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, ठीक है। और नेशनल पार्क कब बना था, 1982 में। 1982 में वैली ऑफ फ्लोवर्स को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। विच इज द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो नेचुरल हैजार्ड होता है, वो नेचुरल हैजार्ड कौन सा है? वो लैंडस्लाइड्स हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हैं जो कि मोस्ट हैजार्डियस, मतलब बहुत ज्यादा बार, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लैंडस्लाइड होती रहती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होती हैं। अर्थक्वेक इतने ज्यादा नहीं होते, फ्लड इतनी ज्यादा नहीं होती, ड्रॉट इतनी ज्यादा नहीं होती, बट लैंडस्लाइड जो है वो बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा होने वाला फिनोमिना है। नेक्स्ट देखिए, जेड इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, जेड कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? तो भोतिया ट्राइब से रिलेटेड है जेड। जेड भोतिया ट्राइब से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था भोतिया ट्राइब आपको इंडेक्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जेड किससे रिलेटेड है? भोतिया ट्राइब से, ठीक है, भोतिया ट्राइब से। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मिशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो टाइगर कंजर्वेशन मिशन है, तो इंडिया का टाइगर कंजर्वेशन मिशन है, वो आप मुझे बता सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट जो उत्तराखंड का टाइगर कंजर्वेशन मिशन है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया एम एस धोनी को, ठीक है, एम एस धोनी को उस टाइम पे बनाया गया था, बिकॉज ये पेपर है 2011, ठीक है। तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? भागीरथी पे लोकेटेड है। और भागीरथी के बारे में आपको फैक्ट भी बता चुका हूँ, भागीरथी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, कौन से प्रयाग में? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, तब वहां से जो है उसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, उनको कौन किसके कॉन्फ्लुएंस में किस किस के कॉन्फ्लुएंस पे है? तेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भागीरथी और बिलंगना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म गंगा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? जहां पर गंगा गंगा को फॉर्म करने के लिए, तो मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले ही आपको बताया, देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी आपकी मैंने बताया गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो अलकनंदा है वो आपकी सतोपत ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, और अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल सेल्स इज इट्स प्रोडक्ट्स इन द ब्रांड नेम ऑफ, जो उत्तराखंड हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट है, वो किसके ब्रांड नेम से अपना जो है वो चलाते हैं? हिमाद्री के नाम से, ठीक है। हिमाद्री ब्रांड नेम काफी फेमस हो चुका है, हिमाद्री हिम, तो उत्तराखंड हैंडलूम किसके नेम से? हिमाद्री, ठीक है। तो ये हिमराडी नहीं है, हिमाद्री, ठीक है। चलिए, विच पार्टी वॉज इन पावर एट सेंटर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की फॉर्मेशन कब हुई थी? लगभग 2000 में, जब उसे इंडिपेंडेंस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, और उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो उत्तराखंड डिक्लेयर सेपरेट स्टेट कब? 2000 में, ठीक है, 2000 के आसपास। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो थी उसकी सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट उत्तराखंड स्टेट? सेपरेट उत्तराखंड स्टेट का क्या रीजन था कि सेपरेट उत्तराखंड स्टेट बनाना पड़ा? तो अनबैलेंस जो पॉपुलेशन थी वो थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी और बैकवर्डनेस थी, ठीक है, और पॉपुलेशन भी थोड़ी इंक्रीज हो रही थी इधर की, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी उत्तराखंड की, और बैकवर्डनेस भी थी, ठीक है, तो इस वजह से और अनइवन ग्रोथ भी थी, मतलब ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से सेपरेट स्टेट बना दिया गया ताकि ग्रोथ भी बढ़ पाए, बैकवर्डनेस भी कम हो पाए, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, ठीक है, तो अनबैलेंस ग्रोथ एंड बैकवर्डनेस। नेक्स्ट देखो, विच लैंग्वेज हैज द स्टेटस ऑफ सेकंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? सेकंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड का किसे स्टेटस दिया गया है? तो संस्कृत को जो है वो स्टेटस दिया गया है सेकंड स्टेट लैंग्वेज का, बट फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज उत्तराखंड की है हिंदी ही, ठीक है, हिंदी बस। नेक्स्ट देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन उत्तराखंड? 5 हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, और हर बार आंसर 5 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उत्तराखंड में, ठीक है, बस ध्यान रखना, लोकसभा की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो ए सी देसाई थे, ए सी देसाई थे, 2000 से 2003, क्योंकि मैंने आपको बताया 2000 में उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट और सेपरेट स्टेट बना दिया गया, तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो उनका टेन्योर 2000 से स्टार्ट होगा, 2000 से लेके कहां तक रहा उनका? 2003 तक रहा, और नाम क्या था उनका? ए सी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वन मेंबर हु इज नॉमिनेटेड इन द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग टू विच कम्युनिटी? ठीक है, तो वन मेंबर, जो एक मेंबर जो नॉमिनेट किया जाता है उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है? तो वो एंग्लो इंडियन से बिलोंग करता है, बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था, एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2011 में, तो उस टाइम पे तो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 में हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को, ठीक है। तो देखो, एंग्लो इंडियन है आंसर, बट abolished by 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब? 2019 में, बस। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वैल्यू एडिड टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में वैल्यू एडिड टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को वैल्यू एडिड टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया उत्तराखंड में, ठीक है, बट अभी वैट भी नहीं है, वैल्यू एडिड टैक्स वो भी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT फैक्ट्री लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में HMT फैक्ट्री, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कहाँ लोकेटेड है? तो रानीबाग नैनीताल में, ठीक है, रानीबाग नैनीताल में लोकेटेड है HMT, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी जो HMT है वो रानीबाग नैनीताल में है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम अबव कोट्स। अब देखो, टूरिज्म कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। बिल्कुल, टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, ऋषिकेश हो गया, उत्तरकाशी हो गया, देवप्रयाग हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो एक तो ये हो गया, तो सही है। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स, हाँ वो मैंने आपको बताई दिया, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। असर्शन रीजन, तो बोथ असर्शन और रीजन है, और इसको एक्सप्लेन भी करता है, क्यों? क्योंकि टूरिज्म ज्यादा क्यों है? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स ज्यादा है, ठीक है, तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्या क्वेश्चन है? Who was the first female director general of police of उत्तराखंड? फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड की कौन? पुलिस की जो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड की कौन थी? तो वो थी आपकी कंचन सी भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है यही कि जो फर्स्ट फीमेल पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी उत्तराखंड की, वो कौन थी? आपकी कंचन सी भट्टाचार्य। बस इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, और अपने ये जो लोअर एलडीसी है उसका पेपर का 2011 का पेपर 11 का जीएस पेपर भी कंप्लीट हो गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। बाकी आप इसको 2x पे वीडियो को देखने अगर वापस रिवाइज करनी है, वरना टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप इंस्टेंट रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अकेडमी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फोन नंबर पे 9996337109, या फिर ईमेल कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद, थैंक यू।